नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 सब्जेक्ट है हिस्ट्री, लेसन है 6, टॉपिक है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। मतलब जो लोकल जनता है उसको सभ्य और शिक्षित करना, ठीक है, और राष्ट्र को शिक्षित बनाना, ये टॉपिक है। आज हम लोग इसको अच्छे से रीडिंग लगाएंगे और जो इम्पोर्टेंट लाइन जो कि सभी सीटेट, एस्टेट, बीपीएससी, टीआरई और अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रश्न बनता है हम उसको अंडरलाइन करेंगे और नोट भी करते हुए चलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग से टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट लाइन बनता है उसको भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं और उसमें प्लेलिस्ट में वीडियो है। और क्लास 6, 7, 8 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी, एससीईआरटी बुक का इस पे क्लास होगी और प्लेलिस्ट सब का बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाला हुआ है। तो जिसको जो चीज़ सब्जेक्ट पढ़ना है अपना निकाल के पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग विलम्ब नहीं करेंगे, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज के सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेज़ों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेज़ों के पास भी इस सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इस सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। ठीक है, अब क्या है? अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? अंग्रेज जो थे शिक्षा को किस तरह देखते थे? आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वह पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेज़ों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, प्राचार्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नामक एक सज्जन कलकत्ता आए। कौन आए? विलियम जोन्स। कब आए? तो 1783 में कोलकाता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं पहले क्या क्या है। तो यहाँ पे है भाषाविद किसको कहते हैं? तो एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानकार और विद्यार्थी होता है, उसको क्या कहते हैं? भाषाविद उसे कहते हैं जो कि बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं
उसको उस भाषा का यूज भी कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाषाविद कहते हैं। तो ये चित्र फर्स्ट है, ठीक है। सबसे पहला चित्र ये है, क्या है, तो विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं अपने दोस्त के पास, ठीक है। ये विलियम जोन्स है, ये अपने दोस्त के पास फारसी भाषा सीख रहे हैं। चलिए यहाँ पे है के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वो रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीतिक, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जेम्स ने पाया कि उस समय कोलकाता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनसे जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथनिलियन हॉलहेड भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृति व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जेम्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उन्हीं के व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत को लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। इस प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वह चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृति व फारसी और साहित्य काव्य पढ़ने के लिए स्थानों की स्थापना की जाए। इस अधिकारियों को यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वह पहले ही परिचित है और जिसे वह आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशीय जनता का दिल जीत सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है इधर देख लेते हैं। पहले ये किसका है, कौन सा ये किसका फोटो है ये, तो ये हेनरी टॉमस कोलब्रुक वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धर्म ग्रंथों के विद्वान थे। तो क्या चीज़ के विद्वान थे, तो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। कौन सा, तो संस्कृत तथा हिंदुत्व का। नाम क्या था इसका, हेनरी टॉमस कोलब्रुक। चलिए अब चित्र 3 में हम लोग देखते हैं क्या है। ये चित्र 3 है, पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है इसको पढ़ते हैं। वारन हेस्टिंग का स्मारक।
वेस्टमाकोट 1830 अरब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवाद किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेंगस्टिंग का भव्य प्रतिमा है जो प्राचार्यवादियों के भरी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरे तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहे हैं। हेंगस्टिंग तथा अन्य प्राचार्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषा सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेंगस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो ये है वारन हेंगस्टिंग की है ये। ठीक है, और एक पंडित है, ये पंडित है और ये एक मुंशी है। ठीक है, अब पहले इसको देखते हैं, उसके बाद ये बगल वाला को पढ़ेंगे। देशीय जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृति ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें बहुत सारे प्राचार्यवादी के कटु आलोचक भी थे। पूर्व के जनगणन्य गलतियां, तो क्या क्या है, तो पूर्व के जनगणन्य गलतियां में क्या क्या है, तो 19वीं सदी के शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राचार्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी साम्राज्यों को ज्ञान की त्रुटि से भरा हुआ अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राचार्यवादियों पर हमला करने वाले जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से यहाँ उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारवादी चीज़ों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय यह बढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल कर ली है। चलिए किससे किसको क्या कहते हैं इसको देख लेते हैं। प्राचार्यवादी मतलब क्या होता है, एशिया की भाषा और संस्कृति गहन ज्ञान रखने वाले लोग को प्राचार्यवादी कहते हैं। प्राचार्यवादी किसे कहते हैं, एशिया भाषा और संस्कृति गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को क्या कहते हैं, प्राचार्यवादी। और मुंशी क्या है, तो ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ना जानता हो। मुंशी किसे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है उसको मुंशी कहते हैं। ठीक है, और वर्नाकुलर क्या है, यह शब्द आमतौर पर एक मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्नाकुलर भारत में जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वर्नाकुलर। अब मदरसा क्या है, तो सीखने का स्थान जहाँ अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का कानून स्कूल या कॉलेज या कोई संस्था हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मदरसा कहते हैं। चलिए 1830 के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं कितना है पहले। 1830 बहुत लॉन्ग टॉपिक है क्या भाई।
1830। अरे बाबा रे बाबा, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए 1830 से पढ़ते हैं यहाँ से। 1830 के दशक तक प्रचारवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में से सबसे प्रमुख और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं था। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवाद ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्ण मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सीखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठतम साहित्य कृतियों गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कौन? तो मैकाले ने। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की सर्वोत्तम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना और लोगों को सभ्य बनाने उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति के बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के मिंट्स मतलब विवरण होता है। मैकाले का मिंट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेज का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उस शिक्षा के माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्रचारवादी संस्थानों को प्रोत्साहित न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पुस्तकें छपने लगी। व्यवसाय के लिए शिक्षा, और क्या है? व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड को नीति पत्र, जिसको वुड्स डिस्पैच का नाम से जाना जाता है। यह दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीतियों के रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्रचारवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने में से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्यिक विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास को महत्व समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं क्या है इसमें। पहले ये क्या चीज़ का चित्र है तो देख लेते हैं। ये चित्र किसका है? 4 नंबर चित्र, ये थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उनका अध्यक्ष, यहाँ का इसका चित्र है। ठीक है, और स्रोत हम लोग पढ़ते हैं। स्रोत इम्पोर्टेंट होता है, तो ये फर्स्ट स्रोत है ज्ञानियों की भाषा। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि
भारत के देसी लोगों द्वारा आम तौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियां होती है और न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी है कि अगर किसी और स्रोत से उनका समृद्ध ने बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति को उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता है। ये किसने बोला था? तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 के मिंट मतलब विवरण में था। स्रोत इधर 2 है, इसको भी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें व्यापारियों जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड ने नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वह ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व की साहित्य ने केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधित सभी मामलों में सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा के व्यवस्था विकसित करने के लिए कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन का भी प्रयास किए गए। तो ये अब देखेंगे। पहले हम लोग इसको स्रोत 2 को हम लोग पढ़ते हैं। स्रोत 2 है, फर्स्ट देख लिए थे। सेकेंड है यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क 1854 के वुड के नीति में प्रचारवादी ज्ञान का विरोध करने वालों का निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हमें जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, वुड ऑफ डिस्पैच कब आया था? तो 1854 ईस्वी में आया था, ठीक है। अब ये है गतिविधि भी पढ़ लेते हैं। गतिविधि में क्या है? कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं। आपने वुड की नीति, वुड डिस्पैच के बारे में सुना है। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो 1854 में वुड डिस्पैच नीति आया था, ठीक है। और ये चित्र 5 है। 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय। 19वीं सदी में ये कौन सा विश्वविद्यालय है? तो बम्बई विश्वविद्यालय, ठीक से देख लीजिए। फिर नैतिक शिक्षा की मांग हुआ। क्या हुआ? नैतिक शिक्षा की मांग हुआ। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नैतिक शिक्षा की मांग हुआ। नैतिक शिक्षा की मांग 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा
और लोग भारत में अंग्रेजों के उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सोरमपुर में अपने मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था और वर्ष 1800 में एक छापा खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। ठीक है। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारतीय ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा के प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। मतलब देने का मन नहीं था उसको। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। ठीक है। तो ये क्या है, ये चित्र 7 है। कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज। सेरामपुर कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में, हुगली नदी के तट पे है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो चित्र 6 है। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट है भाई कि सेरामपुर मिशन की स्थापना किसने किया था? स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने सोरमपुर मिशन की स्थापना की थी। ठीक है। तो अब ये स्थानीय पाठशालाओं का शुरुआत, मतलब कि इसको देख लेते हैं बढ़िया से। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? जो स्थानीय पाठशाला था उसका क्या हुआ, इसको देखते हैं। तो स्थानीय पाठशाला का क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? ठीक है। और ये है चित्र नंबर 8। ये चित्र नंबर 8 में क्या कहा गया है? एक ग्रामीण पाठशाला यहाँ फ्रांसवा स्लाविन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया था। तो कौन था? एक फ्रांसवा स्लाविक एक पेंटर थे। ठीक है। अब इसको रीडिंग लगा देते हैं और समझा देते हैं। चलिए, विलियम एड्स की रिपोर्ट। विलियम एडम की रिपोर्ट्स। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आम तौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इनका पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों की स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा की तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी।
पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने अब बच्चों की हाजिरी लेने की कोई इंतजाम नहीं था, सालाना इम्तिहान और नियमित सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाओं बरगद की छांव में ही चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा का मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है यह बात विद्यार्थियों को ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों के अलग कक्षाएं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग बात करते थे। एडम ने पाया कि लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। नई दिनचर्या नए नियम, ठीक है, नई दिनचर्या और नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में भी कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता है? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित 4-5 स्कूलों को देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना तथा प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वह समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजे और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए और तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रताएं बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था की अनुशासन की मांग थी कि बच्चों नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में बच्चों का स्कूल आना ज़रूरी था, जबकि उस समय गरीबों के घर के बच्चों खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही
नहीं जानता। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, तो राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची क्या था? तो केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी के शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूलों और कॉलेजों विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। चलिए अब इसका देख लेते हैं गतिविधि पहले, ठीक है। गतिविधि है फर्स्ट, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। अब बताएं कि सरकार द्वारा नियंत्रित पाठशालाओं पर आपकी क्या राय होगी। क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13 से 14 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते स्कूल छोड़ चुके होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थिति के कारण क्या है? ये चित्र है अरविंदो घोष का। किसका है? तो ये अरविंदो घोष का है, ठीक है। ये है अरविंदो घोष है। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को मुंबई में अपने एक समाभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों को साहित्य कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त छात्रों को कई हस्तकला भी सीखना चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले ताकि शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में थे। आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीय के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसमें भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत पश्चिमी से आने वाले हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें
और अंग्रेज को बताए कि अब ये गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भावनाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजों में दी जा रही है शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमिका पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षा भारतीय अपनी जनता से जोड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने के केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों को व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। ये फिगर है 10, ठीक है। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं 1940 में। कौन कौन है? तो महात्मा गांधी, उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, और लड़कियों की एक टोली से वार्तालाप कर रहे हैं ब्रिटिश शिक्षा के खिलाफ। अब ये स्रोत 3 है। 2 स्रोत हम लोग पढ़ चुके थे और तीसरा स्रोत ये है। तीसरा स्रोत है साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था, महात्मा गांधी ने क्या लिखा था? तो शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य देह, मस्तिष्क और भावना का श्रेष्ठ तत्वों के सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती है। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की ही तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया में क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। ये क्या द कलेक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी खंड 72 में और पृष्ठ 79 से लिया गया है। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। टैगोर का शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। तो उसके बारे में है। आप में बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे
रहे होते हैं तो टाइगर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन में अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर का विचार को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें। ये चित्र नंबर 11 है। इसमें जो है ना, शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है 1930 के दशक में। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है ताकि बच्चे यहाँ शांतिपूर्वक, खुशीपूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सके। जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपनी विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चे को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता का चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल, शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामले में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी के उपासना के कट्टर आलोचक थे, तो टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा को श्रेष्ठ तत्वों को सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहे। तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। ये चित्र है 12। चित्र 12 क्या चीज़ का है? तो कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे। 20वीं सदी का प्रारंभ। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। ठीक है, ये है कहाँ का? कोयम्बटूर के एक गर्ल्स स्कूल। तो अब इसका कुछ प्रश्न है, हम लोग करते हैं। तो ये प्रश्न है, फिर से याद करें। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को जोड़े बनाएं। ठीक है, तो ये विलियम जोन्स क्या किससे से रिलेटेड थे? तो विलियम जोन्स जो है ना, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान से रिलेटेड थे। और रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? तो एक गुरु थे। टॉमस मैकाले क्या थे? तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन था। क्या था? अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन थे। और महात्मा गांधी क्या थे? तो अंग्रेजी शिक्षा के
अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में थे ये, ठीक है। और महात्मा गांधी क्या थे, तो अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में थे। अब पाठशालाएं, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, ठीक है। तो विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृति का सम्मान, रविन्द्रनाथ टैगोर एक गुरु थे, टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के प्रोत्साहन थे, और महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध, और पाठशालाएं क्या थे, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। चलिए, और एक प्रश्न है, 2 नंबर है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताना है। कौन नंबर प्रश्न है, जेम्स मिल प्रचारवादियों का घोर आलोचक थे। हाँ, ये घोर आलोचक थे, ये सही है। कौन नंबर प्रश्न है, 1854 के शिक्षा संबंधित डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। हाँ, ये भी सही है, उसमें 1854 का डिस्पैच में बोला गया है। गो नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं था, ये इसमें राष्ट्रीय भावना लाना था, बच्चों में विकसित करना था कि राष्ट्रीय क्या है, ये सब था। घ नंबर है, रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चे पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। नहीं, वो तो कहते थे फ्री माइंड से पढ़े और हंसी खुशी से पढ़े और खुला आसमान में पढ़े, कहीं कोई तरह का किंतु परंतु नहीं हो। तो चलिए, ये टॉपिक था, लेसन था 6, टॉपिक था देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए हैं, और अब नेक्स्ट लेसन 7 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।